इस वीडियो में इस बुक के सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे फास्ट में। यह बुक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ मोटिवेशन लाइन दिया गया है, हमेशा छोटे से ही शुरुआत करनी चाहिए, बड़े करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। विज्ञान बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। इस चैप्टर के प्रश्न को रिवीजन करेंगे फास्ट में। इसमें पहला प्रश्न है, विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक सभ्य है एक चीनी स्कूली लड़के से। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक सभ्य एक चीनी स्कूली लड़के के साथ है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम दोनों एक ही प्रजाति होमो सेपियंस के सदस्य हैं। जैव विकास के सिद्धांतों के अनुसार समान प्रजाति के जीवों के बीच आनुवंशिक समानता होती है और पूर्वज सबसे निकट होते हैं। अगला प्रश्न है, सेरोलॉजी निम्न किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकली संघ क्रोडेटा से संबंधित है। संघ क्रोडेटा से संबंधित है छिपकली। सांपों का अध्ययन जो होता है ओफियोलॉजी होता है। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी होता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान का पिता जो है या अरस्तु को कहा गया। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर से जंतु विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया। इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जो है कीटों की करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। अगला है, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान जो है यह कोलोलॉजी होता है। मानवीय कोलोलॉजी में मानवीय शारीरिक सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान होता है। कोलोलॉजी में जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। बीज लेखन या कूट लेखन किसी सूचना का अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। बीज लेखन या कूट लेखन किसी सूचना का अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी का संबंध मनोविज्ञान से। साइकोलॉजी का संबंध मनोविज्ञान से। नेक्स्ट अगला है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। पक्षी का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन। कैंसर का ऑन्कोलॉजी में। स्तनपायी का अध्ययन मेमोलॉजी में। मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी में। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में। झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में होता है। रक्त का अध्ययन जो होता है हेमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान का अध्ययन रक्त विज्ञान के तहत रक्त का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। हड्डी की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? वह है ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कांच में सीरियम एवं अन्य दुर्लभ मिट्टी पाई जाती है जो बहुत अधिक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? वह होता है क्रूस कांच। क्रूस कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड CO2 होता है। क्रूस कांच में कुछ दुर्लभ तत्व जैसे सिलिका भी पाए जाते हैं। सीरियस ऑक्साइड के कारण क्रूस कांच सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। क्रूस कांच आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सीय शास्त्र की शाखा को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्टोमेट्री में यह स्वस्थ देखभाल पेशा है जो आंख और दृष्टि की देखभाल से संबंधित है। ऑप्टोमेट्री। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर रोग का अध्ययन करता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर रोग का अध्ययन उपचार होता है। ओडोंटोलॉजी में दांत से संबंधित रोग का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी में दांत से संबंधित रोग का अध्ययन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शब्द सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम से है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्र एवं उनसे संबंधित विषय दिए गए। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पीसी कल्चर में मछली पालन। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए संबंधित है। अगला, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं
फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में सब्जी की खेती जो होता है ओलोरिकल्चर है। पोमोलॉजी में फल और उसकी खेती पोमोलॉजी के अंतर्गत। फलों की खेती पोमोलॉजी। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है एपीकल्चर है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। जीव विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखा और उनसे संबंधित विषय वस्तु है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। नेक्स्ट स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? यह स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। उद्यान कृषि से स्वर्णिम स्वर्णिम क्रांति संबंधित। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। स्वर्णिम क्रांति शहद उत्पादन मधुमक्खी पालन तथा बागवानी उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति जो होता है यह स्वर्णिम क्रांति जो है शहद उत्पादन मधुमक्खी पालन तथा बागवानी उद्यान कृषि से संबंधित होगा। दोनों से संबंधित है। तो स्वर्णिम क्रांति में शहद उत्पादन मधुमक्खी पालन तथा बागवानी उद्यान कृषि दोनों संबंधित होता है। नेक्स्ट, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित होता यह होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध व्यक्ति से उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है या घास का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी पादप विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घास और उससे वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास और उससे संबंधित वनस्पति विज्ञान के तहत किया जाता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? नेफ्रोलॉजी में गुर्दे किडनी का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द नेफ्रॉन और लॉजी से मिलकर बना है। नेफ्रॉन्स का मतलब होता है किडनी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात नेफ्रोलॉजी का शब्द है किडनी गुर्दे का अध्ययन से। पौधे के अध्ययन को कहा जाता है। पौधा का अध्ययन वनस्पति शास्त्र होता है। पौधों के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की संरचना, कार्यों, विकास एवं वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतु जगत से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में मार्फोलॉजी में पादप की आकारकीय संरचना का अध्ययन। मार्फोलॉजी में पादप की आकारकीय संरचना का अध्ययन होता है। पैलेंटियोलॉजी में अध्ययन होता है। पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी में होता है। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में एंथ्रोलॉजी में पुष्प का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में पुष्प। माइकोलॉजी में कवक। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। अगला चैप्टर है बायोलॉजी का कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य। इस चैप्टर में पहला प्रश्न दिया गया जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका सभी जीव प्राणी का निर्माण करती है। कोशिका की आकृति और आकार उसके विशेष कार्यों के अनुरूप होता है। कोशिका में कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक और लाइसोसोम होते हैं। कोशिकाओं में कोशिकांग होता है। कोशिकांग के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक और लाइसोसोम होते हैं। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा को निकालता है और एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। श्वसन क्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? श्वसन क्रिया जो होता है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा स्रावित होती है, एटीपी के रूप में भंडारित होता है। भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना होता है। फिर शरीर के से अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल होता है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 तिरछी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP और 673 केल्विन ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा पाई जाती है? वह होता है सेल्यूलोज होता है। शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज शर्करा विपुल मात्रा में
पाई जाती है। यह एक बहु शर्करा पॉलीसैकेराइड है। इसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाले पॉलीमर बन जाते हैं। बहुत सारे पौधे हरे पौधे को कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशे का 90% हिस्सा सेलुलोज का बना होता है। कपास के रेशे का 90% हिस्सा सेलुलोज का बना होता है। त्वचा का रंग किसके किसके द्वारा निर्धारित होता है? यह होता है मेलेनोसाइट के द्वारा। मेलेनोसाइट के द्वारा त्वचा का रंग जो होता है मेलेनोसाइट में मतलब मेलेनिन मेलेनिन नामक तत्व से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलेनोसाइट कणिकाएं रहती है जो मेलेनिन परमैंगनेट का निर्माण करती है। ये त्वचा को रंग प्रदान करता है। मेलेनिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है। कुछ मानव जातियों में यह अधिक मात्रा में होता है, जैसे निग्रो मानव जाति हो गए। मेलेनिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है, जो कुछ मानव जातियों में यह अधिक होता है, जैसे निग्रो जाति। नेक्स्ट, राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान राइबोसोम जो होता है किस क्रिया का स्थान धारण करता है? यह होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम एक कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। यह मैसेंजर आरएनए को कोशिका द्रव में प्रोटीन में अनुवाद करती है और आनुवंशिक कोड को अमीनो अम्ल की एक स्ट्रिंग में बदलती है। राइबोसोम में 3 बंधन चल होते हैं जिनके नाम है ए साइट, पी साइट और ई साइट होता है। तो राइबोसोम जो होता है राइबोसोम में 3 बंधन चल होते हैं। राइबोसोम में 3 बंधन चल होते हैं जिनका नाम है ए साइट, पी साइट और ई साइट है राइबोसोम के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंटरफेरोन का संबंध किससे होता है? इंटरफेरोन का संबंध वायरस से है। इंटरफेरोन का संबंध वायरस से है। संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हुए प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं का वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है उसे इंटरफेरोन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? वह होता है लाइसोसोम होता है। जंतु कोशिका द्रव में पाए जाने वाला आवरण युक्त गोल थैलेनुमा संरचना को लाइसोसोम कहते हैं। यह अंतः कोशिका पाचन में मदद करता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और उससे मुक्त एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है जल होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। असंख्य कोशिका मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। मानव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उन्होंने कॉर्क में मृत कोशिका को देखा। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना था। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना था, जिसमें ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है जीव द्रव में, जबकि जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। अगला है, निम्न में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? यह विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एंजाइम उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर का विकल्प ई माना था इसमें। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिका के जिस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है वह कोशिका द्रव होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस कोश के शोषण को प्रथम अवस्था होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाइरूवेट अम्ल के 2 अणु बनते हैं। केप्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। केप्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, जिससे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। केप्स चक्र में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना स्पष्ट होती है, जिसमें कोशिका भित्ति होता है। पौधे पादप एवं
पादप में पौधा होता है, पौधा पादप होता है। पशु जंतु में कोशिका में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर का एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह कोशिका मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। यह पारगमय होता है। कोशिका कोशिका जो होता है सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति यह पारगमय होती है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु जो होता है मृत कोशिका होती है, द्विगुणित होता है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका द्विगुणित होती है और यह बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वहनिकाएं नहीं होती है। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइट की 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: हेपिटिकोप्सिटा, लीवरबट, एंथ्रोसेरोटोप्सिटा, हॉर्नबट्स तथा ब्रायोसिप्टा मेसोन होता है। ब्रायोफाइटा के 3 भाग में बांटा गया ब्रायोफाइटा को, जिसमें है पहला लीवरबट्स जिसको कहते हैं हेपिटिकोप्सिटा कहते हैं। दूसरा है हॉर्नबट जिसको कहते हैं एंथ्रोसेरोटोप्सिटा कहते हैं। अगला है ब्रायोसिप्टा जिसमें मेसोन कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल सेल होमोजेंट से अलग किया जाता है। ऑर्गेनेल को अलग करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से होमोजेट से अलग करते हैं। डिफरेंशियल सेप्टिग्रेशन सूक्ष्मजैविकी तथा साइटोलॉजी में एक समान प्रक्रिया है। इसका उपयोग कोशिकाओं के विशिष्ट भागों के आगे के विश्लेषण के लिए पूरे सेल के कुछ ऑर्गेन सेल को अलग करने के लिए किया जाता है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सूक्ष्मजैविकी तथा साइटोलॉजी में एक समान प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग कोशिकाओं के विशिष्ट भागों के आगे के विश्लेषण के लिए पूरे सेल के कुछ ऑर्गेनल को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है यह पादप से कोशिका भित्ति में होता है। प्रोटोप्लास्ट होता है पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला रेवेदार जालीनुमा व अर्ध तरल पदार्थ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थ से होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला रेवेदार जालीनुमा व अर्ध तरल पदार्थ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से होती है। लाइसोसोम जो होते हैं यह होते हैं लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं पाचन केंद्र होते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों तथा कणों का पाचन करते हैं। यह कोशिका के अंतर पदार्थों तथा अंगों के टूटने फूटने भागों को परिचित कर कोशिका को साफ कर देते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में क्रिस्टियन डी डीवे ने किया था। क्रिस्टियन डी डीवे ने 1958 में लाइसोसोम का खोज किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है वह होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार रखने में मदद करती है। अगला होता है पादप ऊतक में कॉर्क की संरचना भित्ति सुडोरिन द्वारा संकेंद्रित होती है जिसे गॉस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। कॉर्क बाह्य सुरक्षात्मक ऊतक है जो पूर्ण विकसित जड़ों एवं तने में एपिडर्मल कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करता है। इसकी कोशिका भित्ति सुब्बेरिन द्वारा संकेंद्रित होती है जो उन्हें जल और गैस के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? इसमें 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे।
जीवाणु कोशिका जो होती है 15 मिनट में 2 भाग में विभक्त होती है, तो 120 मिनट में जीवाणुविक कोशिका जो हो जाएगा 120 मिनट में 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे इसमें। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन कराती है उसे कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, होमोप्लासी में विभिन्न प्रजाति के बीच समान शरीर के अंग लक्षण के विकास का अध्ययन, होमोप्लासी में विभिन्न प्रजाति के बीच समान शरीर के अंगों का लक्षण के विकास का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी में रक्त और रक्त से संबंधित विकार का अध्ययन हेमेटोलॉजी में होता है। अगला है डैश ने कोशिका के स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य नाम दिया था, वह दिया गया था जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग होता है जो जेली जैसा रंगहीन और चिपचिपा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग होता है जो जेली जैसा रंगहीन और चिपचिपा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है। यह सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन के दौरान तंतु गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि अन्य तीनों कोशिका भित्ति, प्लेस्टिस्ट और रसधानियां पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में जो होता है, जंतु कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है तारक काय। कोशिका विभाजन के दौरान तंतु गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तारक काय, जबकि अन्य तीनों कोशिका भित्ति, प्लेसिस्ट और रसधानियां पादप कोशिका में पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है, सेंट्रोसोल। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग गलत सम्मिलित किया गया? इसमें जो है कोशिकांग और कार्य, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं, सही दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, यह भी सही दिया गया। रसधानी संग्राहक थैली होता है, यह भी सही दिया गया है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका का रक्षक होता है, यह भी सही दिया गया। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का रक्षक होता है। रसधानी संग्राहक थैली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली होता है। उपयुक्त प्रश्न के विकल्प डी को असंगत माना गया है, जो कि गलत है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य कोशिका का बाहरी आवरण से अलग करना और कोशिका को आकृति एवं संरचना प्रदान करना तथा कोशिका की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्र में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तो वह गुणसूत्र होता है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र छड़ के आकार की संरचना होती है जो केवल कोशिका विभाजन होने वाली होती है, तभी तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। गुणसूत्र एक संगठित रूप होता है। गुणसूत्र जो होता है एक संगठित रूप में होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। गुणसूत्र एक संगठित रूप में होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। कोशिका के किस भाग में ग्लाइसोसिस की क्रिया होती है? वह होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइसोसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। ग्लाइसोसिस क्रिया जो होता है कोशिका द्रव्य का पहला कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु में पाइरूवेट अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूवेट के अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली में सबसे ज्यादा प्रचुर लिपिड जो होता है वह होता है फास्फोलिपिड होता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड का कार्य होता है यह आंत से वसा के अवशोषण में शामिल होता है। फास्फोलिपिड जो होता है आंत से वसा के अवशोषण में शामिल होता है। यह झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। फास्फोलिपिड जो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड ही होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। अगला है, यह विभिन्न प्रकार के लियोप्रोटीन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रेस्टोग्लिसरीन और थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। कौन ऐसा करता है? यह करता है
कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड का कार्य जो होता है, यह आंख से वर्षा के अवशोषण में शामिल होता है। फास्फोलिपिड यह झिल्ली की परागम्यता को नियंत्रित करता है। फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड जो होता है, यह विभिन्न प्रकार के लियोप्रोटीन, प्रोस्टेसाइक्लिन, प्रोस्टेग्लैंड और थैम्ब्रोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है। फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड जो होता है, यह कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट है, अगला है कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः जो होते हैं, यह होते हैं कोशिका द्रव्य में जो होते हैं राइबोसोम 80 एस प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 70 एस प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो होते हैं, यह भी 70 एस प्रकार के होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम 80 एस प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम 70 एस प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम 70 एस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी दानेदार संरचना होती है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80 एस होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में 70 एस और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70 एस प्रकार के होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कोशिका द्रव्य में जो होता है, यह 80 एस प्रकार का होता है। अगला है मिलान करना, जिसमें दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा दोहरी। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। लाइसोसोम में एक झिल्ली होता है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो होता है, यह काइटिन होता है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन होता है। कवक यूकेरियोटिक जीव है जिसमें संवहनी ऊतक तथा हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इस संघ के अंतर्गत इष्ट कवक एवं मेल्डस जैसे सूक्ष्मजीवों को शामिल किया जाता है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवक को संपूर्ण शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में विकसित होता है। इससे विपरीत बहुकोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर धागे के समान होता है, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, जो है यह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा गृह, इसमें न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों के पाए जाने वाले एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। यह साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और अनिवार्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। अगला कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं है, पादप, जीवाणु और कवक में है। पौधे, जीवाणु और कवक की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधे, जीवाणु और कवक की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका की केवल यांत्रिक हानि और संक्रमण से रक्षा नहीं करता है, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखता है। कोशिका भित्ति जो होता है रक्षा करता है और कोशिका के बीच संपर्क बनाए रखता है तथा अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। गैलेक्टिन, मैनन व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनन व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जबकि पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। गैलेक्टिन, मैनन व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि पौधे में सेलुलोज जो होता है या सेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। अगला है कोशिका पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हैबरलैंड था। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हैबरलैंड।
कोशिका पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हेवरलैंड हैं। सजीवों की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षण को उत्पन्न करने की क्षमता ही कोशिका पूर्ण सत्ता कहलाती है। कोशिका पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हेवरलैंड थे। सजीवों की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता ही कोशिका पूर्ण सत्ता कहलाती है। अगला होता है कोशिका में डीएनए होता जो है यह होता है केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है। कोशिका में डीएनए न्यूक्लियस एसिड केंद्रक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सूत्र कणिकाओं में पाया जाता है। जो डीएनए कोशिका में जो डीएनए होता है केंद्रक में पाया जाता है और डीएनए कहाँ पाया जाता है कोशिका में सूत्र कणिका में माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु होता है। डीएनए जो होता है जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु होता है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देश को माता पिता से संतान तक ले जाने में प्रसारित होने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके रूपचित्र की खोज वर्ष 1953 में अमेरिका वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। कोशिका में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु होता है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देशन को माता पिता से संतान तक ले जाने या प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके रूपचित्र की खोज 1953 में अमेरिका का वैज्ञानिक था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा किया गया था। 1953 में डीएनए का खोज जो किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। सही क्रम को चुनना है जिसमें कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंग प्रणाली बनता है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग प्रणाली बनता है। जिसमें मानव शरीर में अंग प्रणाली का सही क्रम कोशिका जो होती है उत्तक से कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंग प्रणाली, क्योंकि कई कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है तथा कई उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। और उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था जेवियर बसेट ने किया था। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेवियर बसेट ने किया था। नेक्स्ट कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन रसोई घर बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों के लिए। हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका संरचना होती है क्योंकि इसी में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक जो होता है पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना होता है क्योंकि इसी में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैक्टिन तथा जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। हरित लवक में जो होता है पर्णहरित के अलावा कैंटीन और जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उन्हें कैरोटीन का निर्माण होता है। पत्तियों का रंग जो पीला हो जाता है उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। नेक्स्ट जीवित कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करती है वह न्यूक्लियस होता है। जीवित कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। केंद्रक जो न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक न्यूक्लियस को कहते हैं क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक में पतली धागे जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। केंद्रक की कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक में पतली धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में जो होता है पाचन थैली लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम की खोज डी ट्यूब नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली होती है। लाइसोसोम एक हरी झिल्ली होती है, थैली जैसी रचना इसमें होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम है। लाइसोसोम जो है सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम है जो अम्ल परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। लाइसोसोम अम्लीय प्रकृति में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं।
ये एंजाइम कार्बोनेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस अम्ल के पाचन में सहायक होते हैं, इसलिए इसे पाचन थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को पाचन थैली भी कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नोट: स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? वह होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो प्रकार की होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते तथा आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं तथा आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? वह होता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती है जो एक कोश के जीवों का निर्माण करती है। इसकी संरचना साधारण होती है, इसमें केंद्रक व उपंग उपस्थित नहीं होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती हैं जो एक कोश के जीवों का निर्माण करती है। इसका संरचना साधारण होता है, इसमें केंद्रक व उपंग उपस्थित नहीं होते हैं। अगला है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही दिया गया? मियोसिस जो होता है यह मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। मियोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। इसमें अर्धसूत्रण द्वारा युग्मन कोशिका पैदा होती है। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें गुणसूत्रों का ह्रांश होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरण के होते हैं। अगला है, तारक रश्मियां निकलती है। तारक रश्मियां जो होता है तारक काय से निकलता है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाई जाने वाली बेलन जैसी रचना होती है। तारक काय जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाई जाने वाली बेलन जैसी रचना होती है। तारक काय के दो प्रमुख भाग होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रियोस्फियर। सेंट्रियोल और सेंट्रियोस्फियर तारक काय के दो भाग होते हैं। सेंट्रियोल के ही चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां निकलती है। सेंट्रियोल के ही चारों ओर धागे जैसी तारक रश्मियां निकलती है। तारक काय कोशिका विभाजन में मदद करता है। तारक काय जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। तारक काय की खोज वान ब्रेंडन ने किया था। तारक काय की खोज वान ब्रेंडन ने किया था। इसका नामकरण थियोडोर बेवरी ने 1888 में किया था। तारक काय का जो नामकरण किया था, तारक काय का नामकरण थियोडोर बेवरी ने 1888 में किया था, लेकिन तारक काय की खोज जो किया था यह वान ब्रेडन ने किया था। तारक काय की खोज वान ब्रेडन ने किया। तारक काय का नामकरण थियोडोर बेवरी ने 1888 में किया था। नेक्स्ट, पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। कोशिका पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता। यह सेलुलोज होता है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है जो कोशिका के यांत्रिक आधार प्रदान करता है। यह ग्लूकोज की बहुलक है। यह ग्लूकोज का बहुलक होता है सेलुलोज। यह पशुओं में पाया नहीं जाता है। यह पशु नहीं है। सेलुलोज जो होता है पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतक का निर्माण किसमें होता है? यह प्रोटीन से होता है। शरीर समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों के संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला है, कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य होता है। कोशिका में सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है यह होता है ऊर्जा पैदा करना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव के अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचना पाई जाती है जिन्हें सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण करना, उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न करना, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में होती है। इसका निर्माण एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एवं कार्बनिक अम्ल कार्बोनिक फॉस्फेट पी के संयोग से होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट पी के संयोग से होता है। एटीपी का निर्माण एडीपी और पी के संयोग से बनता है।
एटीपी। अगला है कोशिका में द्रव के आने जाने को नियंत्रित कौन करता है? यह करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका में द्रव के आने जाने को नियंत्रित कोशिका झिल्ली करता है, सेल मेम्ब्रेन। यह प्रत्येक कोशिका के बाहर सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली के रूप में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिका में पाई जाती है। कोशिका कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करती है, जो जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर का बहुत पतला, मुलायम और लचीली झिल्ली के रूप में होता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिका में पाई जाती है। यह पाया जाता है कौन? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अगला राइबोसोम किसके सतह पर होते हैं? राइबोसोम किसकी सतह पर होते हैं? यह होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं एवं अंतःप्राद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये सभी जीवित कोशिका में पाया जाता है एवं अंतःप्राद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। अगला चैप्टर है उत्तक। उत्तक जो है कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता हुआ होता है? टेंडन। टेंडन कंडरा एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। यह मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को हड्डियों तक पहुंचाकर गति में मदद करता है। लिगामेंट एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ देता है। टेंडन कंडरा एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। यह मांसपेशी द्वारा उत्पन्न बल को हड्डी तक पहुंचाकर गति में मदद करता है। मांसपेशी से हड्डी तक को बल को गति में पहुंचाकर मदद करता है। कौन करता है? कंडरा, टेंडन करता है। लिगामेंट एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट अगला है लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है। यह बना होता है लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग या 94% से बना होता है। लसिका में गैर कोशिका हिस्से में लगभग 94% पानी होता है। लसिका में श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है। लसिका में श्वेत डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लसिका में जो गैर कोशिकीय हिस्सा 94% पानी होता है। नेक्स्ट अगला है मिलान करना, जिसमें दिया गया है द्रव संयोजी उत्तक जो होता है। द्रव संयोजी उत्तक रक्त में, द्रव संयोजी उत्तक को रक्त कहते हैं, रक्त होता है। दूसरा होता है उपकला उत्तक जो होता है। उपकला उत्तक त्वचा में पाया जाता है। उपकला उत्तक त्वचा में पाया जाता है। द्रव संयोजी उत्तक रक्त में पाया जाता है। जोड़ों की सतह जो होता है, जोड़ों की सतह उपास्थि द्वारा जुड़ी होती है। जोड़ों की सतह उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती है। तंत्रिका उत्तक जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में, तंत्रिका उत्तक जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट है द्रव संयोजी उत्तक रक्त के द्वारा जुड़ी होती है। उपकला उत्तक त्वचा में होता है, जोड़ों की सतह पर उपस्थित होता है। तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? इसमें संयोजी उत्तक कौन नहीं है? हार्मोन जो होता है संयोजी उत्तक नहीं है। उपास्थि अवस्थि रक्त संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक शरीर के वे जैविक तरल उत्तक होते हैं जो विभिन्न अंगों और उत्तक को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और बांधते हैं। ये शरीर के सभी अंगों में व्यापक रूप से फैले होते हैं। संयोजी उत्तक के उदाहरण है रक्त तरल संयोजी उत्तक और अस्थि मजबूत एवं कठोर संयोजी उत्तक होते हैं और उपास्थि मजबूत लचीला संयोजी उत्तक होता है। रक्त जो होता है एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक विशेष रूप से संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा एवं रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ए ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी और ओ चार मुख्य रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से मिले जीन से होता है। रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से मिले जीन द्वारा होता है। रक्त एक प्रकार का विशेष संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स पाई जाती है।
ए बी और ओ 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह का निर्धारण माता पिता के जिन द्वारा होता है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? यह पेशीय ऊतक होता है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक जो होता है, मस्कुलर टिश्यू उत्तरदायी होते हैं, जो सिकुड़ने और शीतलन होने की क्षमता रखते हैं, जिसमें स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह की गतियां होती है। मांसपेशी में स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह की गतिविधियां संभव होती है। जिसमें कंकाल, हृदय और चिकनी पेशी नामक 3 प्रकार के पेशी ऊतक शामिल होते हैं। कंकाल, हृदय, चिकनी पेशी नामक 3 प्रकार के पेशीय ऊतक शामिल होते हैं। अगला, मनुष्य में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान करी जाती है। संयोजी ऊतक जो होता है, मनुष्य में संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो शरीर के अन्य ऊतक और अंग को सहारा जोड़ते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। ऊतक मुख्य कोशिका, प्रोटीन, फाइबर और एक मैट्रिक्स से बने होते हैं। संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, हड्डी और रक्त वाले। हड्डी वाले जो होते हैं, शरीर को आकार एवं अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक जो हड्डी वाले होते हैं, शरीर को आकार एवं अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। रक्त वाले जो होते हैं, ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं जो पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त में जो संयोजी ऊतक होता है, यह पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हड्डी जो होता है, शरीर के आकार एवं अंगों को सहारा प्रदान करता है। हड्डी वाला संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम होता है एधा। कैम्बियम जो होता है, पौधों के द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है। किसी पौधे में मोटाई में जब वृद्धि होती है तो उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। जब एक बीजी पत्रों से अनुपस्थित होता है, तब यह वृद्धि 2 पार्श्व विभाजक संवहनी एथा और एथा कॉर्क के द्वारा संपन्न होता है। नोट, गोटलीब हैबरलैंड को पादप ऊतक संवर्धन का जनक माना जाता है। गोटलीब हैबरलैंड को पादप ऊतक संवर्धन का जनक कहा गया है। कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? यह पैरेकाइमा का होता है। जीवाणु कवक शैवाल की तुलना में पैरेकाइमा ऊतक की कोशिकाओं में बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इन्हें कोशिका की रिक्तिकाओं में जल की मात्रा प्रचुर होती है। पैरेकाइमा ऊतक कोशिका में संघनन, कोशिका द्रव्य एवं अन्य केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। पैरेकाइमा की जो होती है, कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा कोशिका जीवित कोशिका होती है जो संग्रह, परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, गैस विनिमय, सुरक्षा तक के लिए विभिन्न कार्य करती है। पैरेन्काइमा कोशिका जीवित कोशिका है जो संग्रहण, परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, गैस विनिमय, सुरक्षा तक के लिए विभिन्न कार्य करती है। अगला है, किसमें लसिका उपस्थित होता है? लसिका जो होता है, संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। लसिका द्रव अतिरिक्त तरल पदार्थों का एक संग्रहक होता है जो कोशिका, ऊतक और अन्य पदार्थों से निकलती है। यह संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। यह रोगाणुओं, जैव कचरे, विशिष्ट पदार्थ और अन्य मलबे के खिलाफ एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। संवहन क्रिया में लसिका कोशिका तक जरूरी पोषक तत्व, हार्मोन तथा एंजाइम को पहुंचाता है। वह पहुंचाता है कौन? लसिका द्वारा। लसिका में जो उपस्थित होता है, यह संवहनी ऊतक होता है। संवहन क्रिया में लसिका कोशिका तक जरूरी पोषक तथा हार्मोन को पहुंचाता है। अगला है, अगला चैप्टर है जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? या लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजातीय कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होता है, उससे बनी होती है। जैविक झिल्ली जो होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है, यह बनी होती है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होता है, उससे बनी होती है। जैविक झिल्ली लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजनों से बनी होती है, प्रजातीय कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती है। यह मुख्य रूप से लिपिड से बनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो झिल्ली के कार्य जैसे परिवहन, संकेतन और संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। जैविक झिल्ली लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजी से बनी होती है, प्रजातीय कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। यह मुख्य रूप से लिपिड से बना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो झिल्ली के कार्य जैसे परिवहन, संकेतन और संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। किस एंजाइम को उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज इथेनॉल में परिवर्तित होते हैं? वे होते हैं जाइमेज।
जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज इथेनॉल में परिवर्तित होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। ये शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 1 2 और 1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 2 1 के अनुपात में होता है। अगला बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं 70 इस प्रकार के। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पैलार्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। राइबोसोम का खोज जो किया था जॉर्ज ई पैलार्ड नामक वैज्ञानिक किया था। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड में प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड के से प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला है डीएनए का पूर्ण रूप होता है। डीएनए का जो रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना को संग्रहित करना और इसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करना और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मीसर ने। डीएनए का खोजकर्ता का नाम है फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर डीएनए का खोज किया था। नेक्स्ट है वह सिद्धांत यह सिद्धांत किसके लिए जीवित जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है? मिलर और यूरे द्वारा ये प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वह कौन सी गैस थी? गैस था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड था। मिलर और ऊरे द्वारा जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए किया गया प्रयोग में उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण की अनुमानित स्थिति का अनुकरण करने के लिए मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और जलवाष्प लिया था। जलवाष्प H2O का उपयोग किया था। इस प्रयोग में इन गैसों को एक बंद पात्र में रखा गया और विद्युत विसर्जन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की गई। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल बने जो जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए किन जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है? जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था जिसमें कौन सी गैस ली गई थी? वह गैस था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड था। मिलर और ऊरे द्वारा जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए किया गया प्रयोग में उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण की अनुमानित स्थिति का अनुसरण करने के लिए मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प का उपयोग किया था। इस प्रयोग में इस गैसों को एक बंद पात्र में रखा था और विद्युत विसर्जन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने किया। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल बने जो जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं। जीवन के निर्माण खंड अमीनो अम्ल बनाया गया। नेक्स्ट है प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। यह अपाचित भोजन नहीं, जबकि लवण, प्रोटीन, हार्मोन प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है जो संपूर्ण रक्त में रक्त कोशिकाओं को निलंबित में रखता है। यह मुख्य रूप से जल से 90 से 95% बना होता है। प्लाज्मा जो होता है जल से 90 से 95% बना होता है। तो इसमें लवण, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद सहित विभिन्न पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में जो होते हैं लवण, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद सहित विभिन्न पदार्थ होते हैं, जबकि अपचित भोजन प्लाज्मा में नहीं होता। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है प्यूरिन, पाइरीडीन और चीनी में न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड अम्ल प्रत्येक अणु हजारों एकलक मोनोमर्स द्वारा बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स निम्न अणुओं से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोटाइड और फोरिक अम्ल से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह शर्करा और नाइट्रिक क्षारक से बनता है। राइंस जो होता है राइबोज जो होता है यह डीऑक्सी होता है और नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं यह फ्यूरिन क्षारक और pyrimidine क्षारक के रूप में होते हैं। फ्यूरिन क्षारक जो होता है एनिलीन और ग्वानिन होता है और पिरामिड क्षारक जो होता है इसमें थाइमिन, साइडमिन और यूरेसिल होता है। स्पष्ट रूप से न्यूक्लियोसाइड जो होता है फ्यूरिन, पाइरीडीन और चीनी से बना होता है। अगला है
इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बताना है, जिसमें दिया गया है आवश्यक अमीनो अम्ल जो है ल्यूसीन होता है। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, एसिड है। आवश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जिनमें हमारे हमारे शरीर नहीं बनता है, जिन्हें जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। हमारा शरीर इसको नहीं बनाता है, ये आहार से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वेलिन, आइलोसिन, अर्जिन, ल्यूसीन, थियोलिन आदि। आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे एलिलिन, सेरिन, ग्लूटामिन, स्टेडिन आदि वे अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। हमारा शरीर अमीनो अम्ल बनाता है जो है एलिलिन, एलेनिन, सेरिन, ग्लूटामिन, सिस्टीडीन आदि वे अमीनो अम्ल जिससे हमारा शरीर बनाता है। जो शरीर हमारा ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है वह होता है वैलिन, आइसोविलिन, अर्जिन, ल्यूसीन, थियोसिन आदि होते हैं। इसे आहार द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो होता है यह जीन होता है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन होता है। यह डीएनए के न्यूक्लियोसाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें संयुक्त कूटबद्ध सूचनाओं से प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई शारीरिक इकाई होता है। जीन जो होता है, जीन अनुवांशिकता के मूलभूत शारीरिक इकाई होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड द्वारा बनाता है। अमीनो एसिड, प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन मुख्य रूप से एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो अम्ल जैविक यौगिक होते हैं जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन होते हैं। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो वे कहलाते हैं राइबोजाइम्स कहलाते हैं। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे राइबोजाइम कहलाते हैं। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे राइबोजाइम कहलाते हैं। यह उत्प्रेरक का कार्य करता है जिसमें जीवाणु में ट्राई ट्रांसलेशन होता है। यह पीली एमिनो पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। लाइपेज एक अपाचक एंजाइम है। इसका उत्पादन अग्नाशय, मुंह व पेट में होता है। लाइपेज एक अपाचक एंजाइम होता है। इसका उत्पादन अग्नाशय, मुंह और पेट में होता है। लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जिसका उत्पादन अग्नाशय, मुंह और पेट में होता है। लाइपेज का निर्माण कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इसमें प्रोटीन जो नहीं है, लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं, जबकि कैलेजन, इलास्टिन, रेशम प्रोटीन है। दिए गए विकल्प में लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होता है। कैलेजन, स्टालिन तथा रेशम प्रोटीन के उदाहरण है। शरीर में प्रोटीन का कार्य शरीर को मरम्मत तथा ऊर्जा देना होता है। शरीर में प्रोटीन का कार्य शरीर को मरम्मत तथा ऊर्जा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में चार प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। डीएनए में चार प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। ये हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन दो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि ग्वानिन एवं साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। डीएनए में चार प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वे हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन दो हाइड्रोजन एडेनिन डीएनए जो एडेनिन और थाइमिन होता है यह दो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि डीएनए में पाए जाने वाला ग्वानिन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंध बनाता है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे अनुवांशिकी।